Hello everyone. Today we will cover all the question answer in NCERT book for class 10th. Chapter 15 Our Environment. Okay. So first question, page number 257. Why are some substances biodegradable and some are non-biodegradable? So first we should know about the biodegradable and non-biodegradable waste. Biodegradable waste are those all type of waste which can be easily processed by natural uh, in natural process in action of microbes. ठीक है ना, जो ऐसे जो वेस्ट होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन की वजह से जिसको इजीली हम डिकम्पोज कर सकते हैं तो उनको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होते हैं जो जिनको माइक्रोब्स जो हैं वो सड़ा नहीं सकते हैं, उसका विघटन नहीं कर सकते, उसको डिकम्पोज नहीं कर सकते। जैसे प्लास्टिक होता है, ग्लास या मेटेलिक जो वेस्ट होता है उनको उनको माइक्रोब्स के एक्शन से डिकम्पोज नहीं करा जा सकता, तो वो होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज how we can how the non biodegradable substance affect our environment. So biodegradable substance does not affect the environment for long times, it is a short time effect. एंड व्हेन द जब ये विघटित होता है यानी कि सड़ता है, ये जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, तो कुछ टाइम के लिए क्या होता है कि वहाँ पे एयर पॉल्यूशन वगैरह हो सकता है, क्योंकि बहुत ही पॉइजनस गैसेस वहाँ से निकलती है। और दूसरा चीज़ें हैं, वहाँ पे मक्खियाँ बहुत ज़्यादा भिनभिनाती रहती है, जिसकी वजह से जो वहाँ से अगर मक्खियाँ हमारे घरों में आ जाती है तो बीमारियाँ वो फैला सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भाई ऐसे दो तरीके बताएं जिसमें हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को क्या कर सकते हैं, जो वो पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, किस तरह से वो पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, है नी, एनवायरनमेंट को कैसे इफ़ेक्ट करते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं वो सड़ते नहीं हैं, काफ़ी टाइम तक पड़े रहते हैं, रोड के किनारे पड़े रहते हैं, जहाँ उसको फेंकते हैं वहाँ पड़े रहते हैं। तो इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि एक तो अगर वो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है जैसे प्लास्टिक है, मेटेलिक वेस्ट है, अगर वो सीवर लाइन में चला जाता है तो उसको चॉक भी कर सकता है, उसको बंद कर सकता है, जिससे वो सारा का सारा सीवर आपके रोड से ओवरफ्लो होने लग जाएगा। दूसरा ये है कि जो हम खाद वगैरह यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या है कि भाई हमारे फसलों को भी ख़राब करता है, सॉइल को इनफर्टाइल कर देता है, ठीक है, और इस तरह से वो वाटर के साथ घुल के वाटर पॉल्यूशन भी करता है, ठीक है। पेज नंबर 261 पे कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन वहाँ पे है कि भाई ट्रॉफिक लेवल क्या होते हैं, और ट्रॉफिक लेवल जो है उसको हम फूड चेन में हम उसको एग्जांपल से कैसे समझा सकते हैं। ट्रॉफिक लेवल बेटा होते हैं जो हमारे फूड चेन होती है उसके जो फैक्टर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। तो फूड चेन के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले प्रोड्यूसर आते हैं। प्रोड्यूसर वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उनको प्रोड्यूसर बोलते हैं। इसमें ऑटोट्रॉप्स आते हैं जैसे ग्रीन प्लांट्स वगैरह, ठीक है। दूसरा जो लेवल आता है उसको बोलते हैं हम प्राइमरी कंज्यूमर। ये ट्रॉफिक लेवल के सेकंड पार्ट में आते हैं, ठीक है, यानी कि ट्रॉफिक लेवल 2 में आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, जो क्या करते हैं, प्रोड्यूसर को खाते हैं या उन पे डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए, उनको बोलते हैं हम प्राइमरी कंज्यूमर। फिर आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर पे डिपेंड होते हैं, वो उनको खाते हैं, ठीक है ना। और लास्ट जो होते हैं वो आते हैं टर्शियरी कंज्यूमर। टर्शियरी कंज्यूमर क्या करते हैं कि सेकेंडरी कंज्यूमर को खाते हैं। इस तरह से इनका फूड चेन चलता है। इसमें आता है कि भाई डिकम्पोज़र क्या करता है हमारे इकोसिस्टम में, जो है वो डिकम्पोज़र का क्या रोल है। डिकम्पोज़र वो होते हैं
जो रिमेनिंग मटेरियल को क्या कर देते हैं, सड़ा देते हैं, उसको ख़त्म करके मिट्टी में मिला देते हैं, ठीक है ना। तो भाई इनका बहुत बड़ा रोल होता है इन्वायरमेंट को क्लीन करने में। क्यों? क्योंकि अगर ये रिमेनिंग वेस्ट को डिके नहीं करेंगे, उसको सड़ाएंगे नहीं, उसको डिकम्पोज नहीं करेंगे, तो क्या होगा, वो पड़ा रहेगा, उसमें से जहरीली गैसें निकलती रहेगी, बदबू निकलती रहेगी और बहुत तरह की बीमारियां फैलेगी। तो इसलिए ये क्या करते हैं, उसको सड़ा करके एकदम से साफ़ कर देते हैं, ठीक है। ओजोन क्या है, यह किसी पारे तंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है, यानी कि हाउ ओजोन अफेक्ट द इकोसिस्टम। तो ओजोन एक लेयर होती है जो हमारे एटमॉस्फेयर के चारों तरफ बनी होती है। ये क्या करती है, सन से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज़ को से हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। क्योंकि अगर सन से अल्ट्रा वायलेट रेज़ अगर सीधे हमारे अर्थ पे आ जाती है तो एनिमल्स को बहुत ही ज़्यादा हानि पहुंचा सकती है, उनको स्किन कैंसर हो सकते हैं, बहुत तरह की स्किन डिजीज़ उनको हो सकती है, ठीक है ना। तो इस तरह की इनको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इसमें इम्यूनाइज सिस्टम कम हो सकता है उनका, ठीक है। हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, कि भाई आप वेस्ट डिस्पोजल करना चाह रहे हैं, कहीं पे उसको कचरे को निपटाना है, आपको कहीं उसका निपटारा करना है, तो वो कैसे आप कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है, हम पहले जो कचरा है, दो तरीके का हमारा बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल कचरा आराम से डिकम्पोज हो जाता है, तो उसको हम अलग रखेंगे। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको हम अलग रख के ऐसी फैक्ट्री में उसको भेज सकते हैं जहाँ पे वो क्या है, उसकी दोबारा नई नई चीज़ें बन सकती है नहीं, तो रिसाइकलिंग के लिए उसको भेज सकते हैं। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उनसे क्या है, उनसे मैन्योर बन सकता है, या उसको उससे हम वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। इस तरह से हम इसका निपटारा कर सकते हैं। अब हम बुक की एक्सरसाइज में आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें ये है कि कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण यानी कि बायोडिग्रेडेबल आइटम्स है। तो बायोडिग्रेडेबल आइटम इसमें से जितना भी लिखा है, इसमें सिर्फ प्लास्टिक एक ऐसा है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, बाकी सारे के सारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं। तो आप इसमें से ग्रुप आउट कर सकते इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड चेन, फूड चेन की कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो फर्स्ट अगर आप ग्रुप देखें, ग्रास, व्हीट, मैंगो, तीनों की तीनों हर्बीवरस है, फूड चेन नहीं हो सकती क्योंकि ये एक दूसरे को ईट नहीं करते हैं, नहीं, सारे ऑटोट्रॉफ्स हैं। ग्रास गॉट ह्यूमन, यस, घास को बकरी खाती है, बकरी को ह्यूमन, तो ये एक फूड चेन है। गॉट काव एलिफेंट, नहीं, तीनों की तीनों क्या है, तीनों के तीनों हर्बीवरस है, ये फूड चेन नहीं बना सकते। ग्रास फिश गॉट, ग्रास फिश नहीं खाती है और फिश को गॉट भी नहीं खाती है, तो ये भी आपका फूड चेन नहीं है। ग्रास गॉट ह्यूमन, हाँ, दिस इज़ द करेक्ट आंसर, ग्रास गॉट ह्यूमन। ओके, बी आंसर इज़ करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जैसे हैं कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, कि जो हमारे पर्यावरण के लिए सही है, ठीक है। तो क्या है, कैरिंग क्लॉथ बैग टू पुट परचेज वाइल शॉपिंग, ये बिल्कुल सही है। स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट एंड फैंस, कि भाई जब आपको ज़रूरत ना हो तो आप लाइट बंद कर दें, ये भी ठीक है। वॉकिंग टू स्कूल इंस्टीड ऑफ गेटिंग मदर टू ड्रॉप यू ऑन ए स्कूटर, तो अगर आप स्कूटर कम चलाएंगे तो एयर पॉल्यूशन कम होगा, तो ये भी सही है। तो सारे इसमें जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं ये सारे के सारे इको फ्रेंडली एक्टिविटीज़ हैं। व्हाट हैपन्स इफ़ वी किल ऑर्गेनिज्म इन वन ट्रॉफिक लेवल, अगर एक ट्रॉफिक लेवल की आप ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं तो होगा क्या, कि भाई दोनों बहुत सारे के सारे ट्रॉफिक लेवल उससे क्या है, इफ़ेक्टेड हो जाएंगे। भाई अगर बीच वाला कोई आप हटा दे रहे हैं तो क्या होगा कि उसकी प्रीवियस वाला जो ट्रॉफिक लेवल है उसमें नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज़ हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको खाने वाला कोई नहीं होगा। और उसके बाद वाला जो ट्रॉफिक लेवल है वहाँ
नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कम हो जाएंगे, डिक्रीज़ हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो भूख से मरने लग जाएंगे, सब लोग मर जाएंगे, है नहीं, उनको कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो उन पे डिपेंड है अगर जिसको आपने हटा दिया। Will the impact of removing all the organism at trophic level be different for different trophic level? Can the organism of any trophic level removed without causing a damage of ecosystem? कि ये कह रहे हैं कि भाई अगर किसी ट्रॉपिक लेवल को अगर आपके सारे सदस्यों को हटाना है तो क्या ये इकोसिस्टम पे कोई प्रभाव पड़ेगा? तो ऐसा तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं कि किसी टॉपिक लेवल के सारे हम सारे के सारे ऑर्गेनिज्म को हटा दें, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो ट्रॉफिक लेवल के जितने भी लेवल्स हैं वो सारे इफ़ेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है, उनकी जो लाइफ है वो डेंजर में आ सकती है। व्हाट इज़ बायोनिकल मैग्निफिकेशन? Will the levels of this magnification be different in different levels of ecosystem? Phenomena of progressive increase in concentration of certain harmful non-biodegradable chemicals such as DDT as at different trophic level of food chain is called bionical magnification. Concentration of harmful chemical will be different trophic levels of food chain is called बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। भाई ऐसा होता है, देखो जब हम क्या करते हैं, जैसे फसलों में फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, तो उनमें से जो उनके घटक बच जाते हैं, जो उनके फैक्टर्स बच जाते हैं, जो उनमें से कंपोनेंट्स बच जाते हैं, वो क्या करते हैं कि हमारी फसलों में ही एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि केमिकल्स का एक्यूमुलेशन ग्रेन्स में हो जाता है, जो हम फसल खा रहे हैं वेजिटेबल्स में उसका एक्यूमुलेशन हो जाता है। वहाँ से क्या होता है कि हमारी बॉडी में वो केमिकल्स एंटर कर जाते हैं, ठीक है ना। इसी चीज़ को हम बायोनिकल मैग्निफिकेशन बोलते हैं या जैव आवर्धन। यानी कि भाई हमने खाद डाली थी फसलों को, और फसलों में उसका एक्यूमुलेशन हो गया, फसलों से आ गई हमारे अंदर, है नहीं, तो इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ये कैसे होता है कि भाई जो निम्न स्तर के जो वो होते हैं ट्रॉफिक लेवल्स, यानी कि जो प्रोड्यूसर होते हैं, उनमें इनका जो उनमें क्या होता है कि इसका कम एक्यूमुलेशन होता है, ज़्यादा एक्यूमुलेशन नहीं होता है। लेकिन जैसे ही हम लेवल में ऊपर की तरफ जाते हैं, हम प्राइमरी कंज्यूमर में आ जाते हैं, सेकेंडरी में आ जाते हैं, टर्शियरी कंज्यूमर में आ जाते हैं, तो वैसे वैसे ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बढ़ने लगता है, ठीक है। व्हाट आर द प्रॉब्लम कॉजेज बाय नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? तो ये हमने देख ही लिया था कि भाई नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होते हैं, जैसे पेस्टिसाइड है, फर्टिलाइज़र हैं, ये वाटर पॉल्यूशन का काम करते हैं। क्योंकि जैसे ही हम इरिगेशन के लिए पानी डालते हैं तो उसमें वो घुल जाते हैं और पानी को गंदा कर देते हैं, ठीक है ना। और दूसरे हैं जैसे डीडीटी है, इस पे बैन लग गया है कि भाई डीडीटी जो है कोई भी एज अ इंसेक्टिसाइड यूज़ नहीं करेगा। क्योंकि इसमें क्या होता है कि डीडीटी इंसेक्ट्स को तो किल करती ही, लेकिन फसलों को भी उसमें एक्यूमुलेट हो जाती है, नहीं उसमें केमिकल्स को एक्यूमुलेट करके वो हमारे बॉडी में ही आ जाती वापस, तो हमें हमारे बॉडी के लिए भी ये पॉइजनस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है if all the waste we generated as biodegradable, will this have no impact on environment? कि भाई कि अगर सारे ऐसा वेस्ट है जो सड़ जाते हैं, इजीली नेचुरल प्रोसेस में सड़ जाते हैं, तो क्या हमारा इन्वायरमेंट वो हेल्थी रहेगा? हेल्थी रहेगा, बिल्कुल हेल्थी रहेगा। क्योंकि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं जो आराम से सड़ जाते हैं, वो क्या करते हैं, शॉर्ट टाइम इम्पैक्ट होता है इसका एनवायरनमेंट पे, है ना। तो कुछ देर के लिए जब ये सड़ रहे होते हैं तो थोड़ी सी पॉइजनस गैसेस निकालते हैं,
लेकिन उसके बाद ये नॉर्मल हो जाता है, मतलब बिल्कुल क्लीन हो जाता है हमारे इन्वायरमेंट से। ओजोन परत की क्षति के लिए हमारी चिंता का विषय क्यों है कि भाई ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है, उसमें वो डैमेज हो रही है, तो क्यों हो रही है नहीं। तो ओजोन लेयर जो बनी होती है वो हमारे ऑक्सीजन के 3 पार्टिकल से मिलके बनी होती है। O3 इसका फॉर्मूला होता है। नहीं तब क्या होता है, जब हाँ ऊपर जो एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है, जब उस पर अल्ट्रा वायलेट रेज पड़ती है तो ऑक्सीजन जो होते हैं, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ओजोन में चेंज हो जाते हैं। इस तरह से ओजोन लेयर वहाँ पे बन जाती है। लेकिन जो पॉल्यूशन की वजह से ऐसा हो रहा है कि भाई वहाँ से क्या है, ओजोन उससे रिएक्शन करके उसकी जो लेयर है वो पतली होती जा रही है, उसको बोलते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन। और वो क्यों हो रहा है, सबसे ज़्यादा जो देखने को मिल रहा है रेफ्रिजरेटर में CFC जो भरी होती है उसकी वजह से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से सबसे ज़्यादा जो ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है। और ये यूनाइटेड नेशन यानी कि UNEP ने 1987 में ये इन्होंने डिस्कवर करा कि CFC सबसे ज़्यादा जो है ओजोन लेयर डिप्लीशन का जो एजेंट है वो CFC सबसे ज़्यादा है। तो इस पे थोड़ा सा रोक लगा रखी है कि भाई रेफ्रिजरेटर में CFC ना डालें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इसको इफ़ेक्ट कर रही है, इसको डिप्लाइड कर रही है नहीं, ओजोन लेयर को। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।